नेक्स्ट फिर आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। मैंने कहा भी था कि मैं कनेक्शन के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगा ग्रुप में आपके पास। मैंने बोला इस वीक मैंने आपको अराउंड 300 क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। ये फिर से ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, मैं लॉजिक बताता हूँ इसमें क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर ब्रिज बैलेंस हो, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस का आपस में जो मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू इस ब्रांच का रेजिस्टेंस इनटू, मतलब कहने का मतलब ये है, लॉजिक बताया था, इक्विवेलेंट आपने खुद निकालना है, थोड़ा आइडिया दूंगा, आंसर तो नहीं बताऊंगा। देखिए आपने क्या कर लेना है, ये आपका Z1 है, मान लिया ये आपका Z2 है, ठीक है, ये आपका Z3 है और ये आपका Z4। तो आप बैलेंस वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस Z4 की वैल्यू बतानी है बी और डी के बीच में। बी और डी के बीच में क्या लगा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी विल बी जीरो। यहां और यहां इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है। और ये सर्किट है, फाइनल आपने ये बताना है कि Z4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैं थोड़ा रिड्रॉ कर देता हूँ सर्किट को, एक्चुअल में सर्किट थोड़ा कम है ही। क्या कमी है सर्किट में, देखो होता क्या है, ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हमें दिख रहा है। होता ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में चार नोड होती है, कितने नोड होती हैं, चार नोड। ये एक नोड ये है, एक सेकेंड, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक ये बी है, ये सी है, ये डी है, सुनो ए इसको ले लो, बी सी, ए सी बी, और दो नोड के बीच में तो सोर्स लगा होता है, और किन्हीं दो नोड के बीच में क्या लगा होता है, डिटेक्टर। और अगर इस नोड और इस नोड के बीच में, इसने कहा बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बन रहा है, तो मतलब यहां से यहां पर इसके क्रॉस अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस बना ही नहीं, तो इस वाली ब्रांच में करंट ही नहीं आएगा। भाई किसी रेजिस्टेंस में जब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं बन रहा है वी, जैसे यहाँ 8 वोल्ट है, कितना है, और यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो क्या करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा 8 माइनस 4, यहाँ 4 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा इसके क्रॉस। और रेजिस्टेंस कितना है, मान लो इसका 2 ओम, तो 4 वोल्ट डिवाइड बाई 2 ओम, आ गया 2 एम्पियर करंट। अगर ये रेजिस्टेंस ऐसा होता इसके क्रॉस, यहाँ भी 8 वोल्ट होती, यहाँ भी 8 वोल्ट होती, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होता, अरे 8 माइनस 8, तो वही हुआ है, ये डिटेक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस बना हुआ है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो बना है वो कितना बना, 0 वोल्ट। तो मतलब ये ओपन सर्किट है, यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो आपने इस ब्रांच को हटा भी दिया और इसने हटा भी रखा है इसको। और जैसे ही कोई ब्रांच, डिटेक्टर ब्रांच में सेंटर वाली ब्रांच जो मैंने आपको बी और डी के बीच में ब्रांच बताई आपको, जहां डिटेक्टर लगा होता है, जहां डिटेक्टर लगा होता है, ठीक है, यहां पर अगर इस ब्रांच में करंट जीरो है, मतलब ये ओपन सर्किट है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ब्रिज बैलेंस में है, किसमें, मतलब आपकी जो यहां पर Z1 की वैल्यू Z2 के बराबर है, Z3 इंटू Z4 के बराबर। आई बात समझ में। तो बैलेंस कंडीशन यूज करनी है आपको, और कुछ भी नहीं करना है सॉल्व करने के लिए। वेट, तो बताइए क्या करें, ये कितना बनाई है, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं, आप लोगों को शायद देखने में दिक्कत आ रही हो। 4 और 4 कितना बनाई, अच्छा, 1 और 1 का पैरेलल कितना होता है, 1/2। सेम वैल्यू जब पैरेलल में आ जाए, दो रेजिस्टेंस हो तो उनका हाफ कर दो। अगर ये 2 2 होता तो 1 आंसर आता, 50 50 होता तो 25 आता। समझ में आया, फॉर्मूला क्या लगाया आपने, R1 R2 डिवाइड बाई, R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 कितनी है 1, समझ रहे हो। ये मैं इस ब्रांच की बात कर रहा हूं, इस ब्रांच की, तो यहाँ 1/2 आ गया। अच्छा, इसका कितना है, 1 और 3 कितना होता है सीरीज में, 4। तो मुझे बताइए अगर 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। अरे 16 इंटू 1/2, 8 आया। तो अब आपको यहां पर 4 के साथ यहां वो वैल्यू लिखनी है जिससे ये वैल्यू भी 8 बन जाए। तो अगर एक्स को मैं 2 लिख दूं, अरे समझ रहे हो, अगर मैं एक्स को 2 लिख दूं तो 4 इंटू 2 भी क्या बन जाएगा, 8। तो मतलब 16 को मल्टीप्लाई 1/2 से अगर आप कर रहे हो, 16 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 इंटू एक्स की क्या वैल्यू लिखूं स्टूडेंट, वो कितनी आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, यहाँ 8 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 8/4, तो कितना आ गया, 2 आ गया, आंसर 2। आई होप आप ये कर पाएंगे। समझ में आया। सो दिस क्वेश्चन इज द परफेक्ट व्हीटस्टोन बैलेंस ब्रिज। पहला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, मैं वो अभी भी बोल रहा हूँ ट्राई करें, आर इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था, मैं कोशिश थी मेरी मैं ना बताऊं आपको,
बताया ही गया, छोड़िए। आपको मेहनत करनी है, ठीक है, आपने भी मेहनत करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चंस का मतलब है आप उस पर ट्राई करें और जो डाउट है फिर वही पूछें, ठीक है। बहुत मैं सर्किट थ्योरी करवा चुका हूं आपको। इन एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर वी यूजुअली, ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना स्टूडेंट्स। तो ये कोई हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन है जिसमें एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर्स में हम जनरली यूजुअली क्या यूज करते हैं। यूजुअली ऐसा नहीं है कि हम थेवेनिन थ्योरम यूज नहीं करते, नॉर्टन नहीं करते, रेसिप्रोसिटी, लेकिन जो मोस्ट सुटेबल जो थ्योरम्स हम यूज होती है यहाँ पर वो थेवेनिन और नॉर्टन होती है। क्या होती है, ठीक है। तो जिस एग्जाम में आप ये जब जाएंगे तो आप उसका थेवेनिन आंसर कर सकते हैं, नॉर्टन, दोनों इसका आंसर ठीक है, ठीक है। थेवेनिन और नॉर्टन, ठीक है। इसने आंसर कुछ ऐसे बनाए। हालांकि आप कहेंगे सुपर पोजिशन क्यों नहीं लगा सकते। सुपर पोजिशन स्टूडेंट इसलिए नहीं लगा सकते, सुपर पोजिशन की कंडीशन है कि लीनियर रीजन पे लगती है। ट्रांजिस्टर में बहुत सारा रीजन नॉन लीनियर होता है, ट्रांजिस्टर खुद नॉन लीनियर एलिमेंट है, तो उससे सुपर पोजिशन और रेसिप्रोसिटी का तो सवाल पैदा नहीं होता। थेवेनिन और नॉर्टन में से इसका आंसर बनना चाहिए, राइट। चलिए, 4। तो बहुत ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सबके मैंने क्वेश्चन निकाले, ठीक है। और ये मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा था ये एमसीक्यू उसके ऊपर, ठीक है। और अब मैं ये क्लास में आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारे एजेई के लेवल के क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा टारगेट है इस टाइम आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में ही सर्किट थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे एमसीक्यू आपके हों कम से कम। फिर इसके बाद पावर सिस्टम और मशीन, ठीक है। और एक स्लॉट हमारा लगेगा यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन वाले पार्ट को लेकर, राइट। तो इस तरह से सेगमेंट हम लेने वाले हैं। 4 बताइए 4 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। नॉर्टन और थेवेनिन के इक्विवेलेंट आपको मैंने बनाने सिखाए थे। थेवेनिन का ड्यूल, वैसे आपको बात बताऊं, ग्राफ थ्योरी में टॉपिक करवाया था ड्यूल। थेवेनिन का ड्यूल नॉर्टन होता है, नॉर्टन का ड्यूल थेवेनिन होता है। चलिए कम टू द क्वेश्चन। नॉर्टन थ्योरम इज ए फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा। यहाँ पर करंट आएगा, करंट सोर्स, और जो आर एन होगा वो पैरेलल में होगा। क्या होगा, ये आई एन होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट का होता है, किसका होता है, करंट, करंट सोर्स का, शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर चेक करते हैं। 5 स्टूडेंट, ये भी मैं चाहूंगा आप कमेंट में इसका आंसर करें। मैंने बहुत कल भी कराए थे ना इस क्वेश्चन। वोल्टेज रेटिंग अगर आपके पास है तो किस तरह से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर वाला। तो हीटर की पावर रेटिंग दे रखी है, वोल्टेज रेटिंग दे रखी है, और दोनों हीटर को किस में लगाया है, सीरीज में। तो आपको दोनों हीटर का रेजिस्टेंस निकालना है और दोनों रेजिस्टेंस को आपने आपस में क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। तो दोनों हीटर का रेजिस्टेंस क्या करोगे आप, सिंपल ऐड R1 प्लस R2। और पहले हीटर का रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, दूसरे का कैसे निकालोगे, यूजिंग द फॉर्मूला P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। आई होप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में वो सब इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, यस और नो। ठीक है जी, कर लोगे ट्राई या मैं करूं, बताइए। चलो ऐसा करते हैं, इसको कर ही लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, सब टाइम लगाएंगे इस पे और इसका आंसर कर ही दो, क्योंकि ऐसा तो इक्विवेलेंट वाले ही मैंने करने को दिए हैं आपको। ये तो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है, इसको कर ही लो आप लोग, ठीक है। 5 का, 5 में क्या है, 5 क्वेश्चन में ये एक हीटर है, एक हीटर ये है, कितनी सप्लाई लगाई है इसके क्रॉस, ये हीटर 1 है, ये हीटर 2। हीटर 1 का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, हीटर 2 का रेजिस्टेंस भी हमें पता नहीं है। चलिए, हीटर 1 का रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 वी स्क्वायर अपॉन P। तो कितना, अच्छा दोनों हीटर का वोल्टेज रेटिंग और पावर रेटिंग सेम है, दो बार नहीं निकालना अपने रेजिस्टेंस, एक ही बार निकल जाएगा क्योंकि सेम ही तो है। जो R1 है वही R2 आएगा, तो ये बनेगा 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 1000। एक दो तीन, दो जीरो ये कट गई, 25 25 कितना होता है, 625, 62.5 आएगा। कितना आएगा, 62.5 पहले हीटर का रेजिस्टेंस है, 62.5 सेकंड हीटर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनाए सर्किट का, यही पूछा है ना बस, 62.5 62.5, बताओ कितना आएगा आंसर। क्या, ओ, इसने पूछा क्या है, देर कंबाइंड रेट ऑफ हीटिंग पूछा है ना, मतलब कितना हीट डिसिपेट हुआ है, कोई बात नहीं। ये 2000 करो पहले, तो इसको क्या करो, 2000 कर लो ना, इसको अब सोल्व करो।
मतलब टोटल हीट डिसिपेशन पूछा है, वो मैं बताता हूँ एक बार, आप निकाल आर इक्विवेलेंट तो निकालो पूरा, कितना आ रहा है आर इक्विवेलेंट। एक सेकंड रुको, बस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो। टोटल हीटिंग हीट डिसिपेशन पूछा है, एक बार आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाए बस। अरे भाई 2000 है, 1000 नहीं है, ठीक है, तो ले लो इसको 1000, 2000 लो, सॉरी। तो कितना आंसर आया, जस्ट वेट जस्ट वेट। हाँ जी, तो ये R1 की वैल्यू कितनी आई है, 625 डिवाइड बाई 20 ना, तो इससे 125 आई है ना, बाई 4, 125 बाई 4, ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है ना। हमारे पास तो दो है, एक और वैल्यू है ना, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगी 250 बाई 4, कितना हो गया, 250 बाई 4 आ गया भाई, कितना आ गया। अब हमें टोटल कंबाइंड पावर निकालना है, क्या निकालना है, कंबाइंड पावर, ठीक है, यही क्वेश्चन था, कंबाइंड रेट ऑफ हीट निकालना है। तो बस सप्लाई कितनी है, इधर देखिए यहाँ पर टोटल पावर डिसिपेशन निकालनी, टोटल सर्किट की, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस भी आ गया हमारे पास। हाँ जी, पावर कितनी होती है, वी स्क्वायर पोन, तो वी कितनी है, यहाँ सप्लाई कितनी लगा रखी 250, तो 250 इंटू 250, ठीक है। आर कितना है हमारा 250 बाई 4, 250 बाई 4 ऊपर चला जाएगा। आपने देखा एक खास चीज देखी होगी, मैंने इसको 250 बाई 4 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पता था, क्वेश्चन में 250 पहले से लिखा पड़ा है। 250 से 250 कट गया, कट गया ना, 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1000 आंसर आ जाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, इसका आंसर आ जाएगा ए, बी सॉरी, क्या आ गया, बी आंसर आएगा भाई 1000 वाट, ठीक है। जब मैंने फाइनल पावर डिसिपेशन निकाली है लास्ट में सर्किट में, उस टाइम मैंने वोल्टेज कौन सी लेनी है, सप्लाई वोल्टेज, कितना गिवन था, सप्लाई कितनी गिवन है। अगर यहाँ सप्लाई वोल्टेज 50 और 500 लिखा होता, तो मैं फाइनल पावर डिसिपेशन के लिए यहाँ क्या लिखता, 500 और 500, मेरी बात समझ रहे हो। ये जो 250 ये बाई चांस हो गया, सर्किट की रेटिंग भी सेम है, रेटिंग कितनी है हीटर की 250, और सप्लाई वोल्टेज भी 250 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना। अगर बाई चांस सप्लाई वोल्टेज 500 वोल्ट होती, ठीक है, आपको पावर डिसिपेशन यहाँ 500 500 ही करना पड़ता, लेकिन आपकी बल्ब की रेजिस्टेंस जो वैल्यू निकलेगी, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, वो 250 के हिसाब से निकलेगी, क्योंकि रेटिंग कितनी है 250, क्या कहते हो। अरे आया समझ में, तो ये क्वेश्चन आपको करना होगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1000 वाट इसका आंसर है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। चलिए स्टूडेंट से कैसा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का है, ठीक है। सबने नोट करना है भाई, ये कुछ मिसलेनियस चीजें हैं, ये बहुत बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है। कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है 10 की पावर -90 कूलम, किसी पॉइंट पर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, फोर्स कितना है, हमने मैग्नीट्यूड बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट दैट पॉइंट। आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज बाय डिस्टेंस, यस और नो। और मैंने आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर वोल्टेज के बना वोल्ट, और डिस्टेंस का बना मीटर। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस। स्टूडेंट लेकिन इसमें कुछ स्टोरी और है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें स्टोरी कुछ और है। फील्ड थ्योरी कहती है कि कहीं पर अगर आप कोई चार्ज आप रखते हो, क्या रखते हो, और उस चार्ज के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, क्या बनेगी, चार्ज को जब आपने रखा उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड से वहां पर एक फोर्स क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एफ, दैट इज कॉल्ड, चार्ज जब रखोगे चार्ज कुछ एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, क्या करेगा, और चार्ज की अपनी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी उसके सराउंडिंग्स में, समझ में आया। और ये क्यू इंटू ई बनेगा फोर्स। हमें क्या निकालना है, ई क्या होगा, एफ बाई क्यू, ई क्या होगा, तो यूनिट क्या बनेगी, एफ फोर्स क्या होता है न्यूटन, और चार्ज होता है कुलाम, तो न्यूटन पर कुलाम। आप चेक करिए ऑप्शन, हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है न्यूटन पर कुलाम वाला, यस और नो। बस हमें एफ बाई क्यू करना है, क्या करना है, आप देख लीजिए क्वेश्चन में आपको एफ है या नहीं। यस दे रखा है 10 की पावर -5 न्यूटन, और
चार्ज क्या होता है, क्यू क्या होता है। तो आई होप ये सिंपल से कॉन्सेप्ट से आपकी एफ इक्वल टू क्यू ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बोल रहा है कि ये चार्ज की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी, लेकिन मैग्नीट्यूड में आंसर प्लस में ही आएगा। किसमें आएगा, समझ में आया। तो आप मुझे बता दीजिए कि एफ बाई क्यू करके कितना आंसर आ रहा है। अगर आप ये कर लिया तो इसका आंसर बन जाएगा, हाँ जी कितना बना, एफ कितना 10⁻⁻5, क्यू कितना 10⁻⁹, 9 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, यस और नो। तो 10⁻+4 मतलब एक के आगे 4 जीरो, 1 के आगे 4 जीरो वाला आंसर इसका। यहाँ पर एक के आगे 3 जीरो लगी है, यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5 है ना, 5 ये भी नहीं है, एक के आगे 4 जीरो लगनी चाहिए, एक के आगे 2 जीरो ये भी गलत है, एक के आगे 4 जीरो, हाँ डी ऑप्शन है। 1 के आगे 4 जीरो रखी हुई है ना, 10,000 इसको कहेंगे, यस और नो, न्यूटन पर कुलाम। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। समझ में आया। तो कहीं पर कोई टेस्ट चार्ज आपने रखा, चार्ज के चारों तरफ सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक एक्सपीरियंस करेगी फोर्स, तो क्यू ई इज इक्वल टू एफ ई। तो आने वाले एग्जाम्स में इस साल के जो भी ऑल ओवर इंडिया एग्जाम हो रहे हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ये क्लास सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, जेई एग्जाम्स, ए एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया जो एग्जाम्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिकल के, एजी एग्जाम, चाहे वो गेट भी क्यों ना, ईएससी भी क्यों ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। समझ में आया। ये फॉर्मूला आप अलग से नोट करके जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे, टेस्ट चार्ज दे रखा है, क्यू दे रखे है आपको 10⁻⁻19, फोर्स दे रखा है, तो डायरेक्ट यूज करेंगे एफ इक्वल टू क्यू ई, और यहां से ई की वैल्यू आ जाएगी एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू बनेगा न्यूटन पर कुलाम। तो सोल्व करेंगे, आंसर बनेगा 10⁻⁴, और ये ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन, ठीक है। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको अभी 8 को होल्ड करेंगे, 9 पे आ जाते हैं इन, क्योंकि वो मैथमेटिकली इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है, मुझे देखना होगा। 9 क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, तो विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन लेयर विल बिकम 9। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब भी कोई पीएन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर बनती है तो उसकी एक विड्थ होती है, ये ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, फॉरवर्ड बायस। क्या होती है, फॉरवर्ड बायस जब भी बढ़ती है तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर घटती है। व्हाट इज डिप्लीशन लेयर, जब पी और एन मिलते हैं तो उनके बीच में एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाता है, जहां पर चार्ज फ्री रीजन जिसको कहते हैं, जहां पर हमारे पी और एन के जो चार्ज कैरियर है वो फ्लो नहीं कर पाते। फिर इसको कैसे ब्रेक करते हैं, डायोड को फॉरवर्ड बायस करके। क्या करके, तो जैसे डायोड को आपने फॉरवर्ड बायस किया तो डिप्लीशन लेयर का वेट जो है डिक्रीज कर जाता है, और चार्ज कैरियर पी से एन की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर ये क्या होगी, नैरो होगी। क्या होगी, नैरो मतलब कम होगी। क्या होगी, समझ में आया। तो विड्थ ऑफ, दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर रिवर्स बायस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर डायोड को आपने रिवर्स बायस कर दिया, अभी ट्रांजिस्टर बोल रहा है, तो ट्रांजिस्टर में भी तो पीएनपी एनपीएन डायोड ही होती है अंदर। डायोड ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी, तो ट्रांजिस्टर के अंदर अंदर दो डायोड होती है, पीएन पीएन, ये सर नो। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर को घटाती है, और रिवर्स बायस डिप्लीशन लेयर की विड्थ को इंक्रीज करती है। फॉरवर्ड बायस डिक्रीज करती है, रिवर्स बायस इंक्रीज करती है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, राइट। 9 हो गया भाई। तो 10 मैं चाहूंगा आप लोग ही करके दिखाएं मुझे। 10 क्वेश्चन, एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म दे रखा है, एक अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म दे रखा है, उसके अंदर हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं पेपर में। एक अल्टरनेटिंग जिसमें 200 साइन 340, कल हमने यही एक्सप्रेशन लेकर, इसी एक्सप्रेशन को लेकर हमने एक फ्रीक्वेंसी बताया था इसी एक्सप्रेशन में, जिस एक्सप्रेशन में ओमेगा की वैल्यू 314 होती है। क्या है 314, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आती है। कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। तो आज इसमें हमें पूछा है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कितनी है। क्या है, अल्टीमेटली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू होती है, जो ये पीक वैल्यू होती है, इसको किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई √2 से। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर बनेगा 200 बाई √2। एक बात मुझे बताइए, क्या इसका आंसर 200 बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, आप इसको कैसे करेंगे, 200 √2 को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। उसे क्या होगा, ये √2 √2 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √2 √2 कितना, 2 हो जाएगा। तो 2 को 100
200 से डिवाइड करेंगे तो 100√2 कितना हो जाएगा, 100√2। जो ये 100√2 वैल्यू होती है, √2 होता है 1.414, तो ये 1.414 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू इसी फॉर्मेट में आ जाएगी, इसी में, क्योंकि जीरो इधर उधर होगी, बस पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ये तो बन नहीं सकता ना जीरो मल्टीप्लाई होने से, 14141 ऐसी कुछ रहेगा ना, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, चलिए 11 11 क्वेश्चन सबने करना है भाई, कमेंट में बताइए। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, इन ए सर्किट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन ए है इसका आंसर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या नन ऑफ दीज, कौन बताएगा। एक्सेल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एक्सेल का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मैच होता है, कौन बताएगा। एक्सेल का ये क्वेश्चन है एसी फंडामेंटल के आरएलसी सर्किट से, ठीक है, एसी फंडामेंटल मान लीजिए इसको शुरू करके, अभी आरएलसी सर्किट की तरफ हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। वेरी गुड, एक्सेल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है 2πfl, तो साफ दिख रहा है एक्सेल और एफ क्या आ रहे हैं आपस में, एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, एक्सेल प्रोपोर्शनल टू एफ, तो आंसर सी बनेगा, क्या बनेगा, वेट, समझ में आ रहा है भाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करिए 12, 11 का तो सी हो गया, 12 कर दीजिए। हाँ जी 12 हो गया, इसको फाइल थोड़ा ऊपर चले जाए एक बार, हो गया। हाँ जी 12, आरएलसी सर्किट में इंपेडेंस क्या होती है, कितनी बार मैंने रेजोनेंस जब शुरू किया आपके आप लोगों के लिए, तो मैंने क्या कभी जेड की वैल्यू बताई है आपको, क्या होता है जेड, जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, क्या नहीं बताया। तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ए ऑप्शन ए बी सी डी में इसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो बताओ ये बनेगा आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर, ऊपर स्क्वायर रूट भी रहेगा, राइट। हाँ जी, तो निकाल लोगे इसका आंसर क्या बनेगा 12 का, तो आंसर आया बी या ए या सी, डी तो नहीं बन रहा है इसका, ए क्यों नहीं है, एक्सी माइनस एक्सएल, अच्छा अगर यहाँ ससेप्टेंस लिखी होती तो ये बनता जी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर माइनस बी एल स्क्वायर, है ना, तभी ए फॉर्मेट वाला आंसर बन सकता था, लेकिन अभी हम इसका ए बी ही लिखेंगे, ये होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा मुझे बात, ये अगर बाई चांस ये ऐसा लिखा था, इसकी वैल्यू जेड 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 की वैल्यू है, अगर ये ऐसे पूछता, क्या पूछा इसने इंपिडेंस, तो इंपिडेंस इसने एक्चुअली क्या पूछा है, जेड पूछा है, अगर आपसे ये पूछता जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बताते आप, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट होता वो कट जाता, तो स्क्वायर रूट तो यहाँ पर है ना, स्क्वायर रूट, एक सेकंड रुकिए मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, फाइल ओपन नहीं हो रही है, एक सेकंड बस। तो इस यहां से इंपिडेंस और एडमिटेंस हम दोनों निकाल सकते हैं, राइट, यहाँ इंपिडेंस निकाली है, टोटल जेड इंपिडेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपिडेंस, जिसमें मैग्नीट्यूड की आपने वैल्यू मुझे बताई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर ऊपर
स्क्वायर रूट। ठीक है, डिफरेंट होगा, सेम कैसे हो सकता है? तो बैंडविड्थ भी डिफरेंट होगी। अभी आएगा क्वेश्चन, और अभी दिखाता हूं मैं आपको, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, आप खुद ही कहोगे गलती हो गई। ठीक है, एक्चुअली सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में रेफरेंस चेंज होता है। क्या चेंज होता है? तो सेम तो कभी नहीं आ सकता। सीरीज सर्किट में हम करंट रेफरेंस लेते हैं क्योंकि करंट सेम है पूरे सर्किट का, और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम है। तो जब वो फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का हम यूज करेंगे तो वो रेफरेंस चेंज होने की वजह से फॉर्मूला बदलेगा। सीरीज सर्किट में आई स्क्वायर आर का फॉर्मूला यूज करते हैं, पैरेलल में वी स्क्वायर अपॉन आर का यूज करते हैं, यस और नो? तो उस वजह से फॉर्मूला भी बदल जाएगा, मतलब फॉर्मूला बदलेगा तो आंसर भी बदलेगा। ठीक है, मैं, हाँ, और आरएलसी सीरीज सर्किट है, अगर एक्सएल एक्सी वो सेम रहेगी, क्योंकि बीएल और बीसी बराबर हो जाएंगे तो जेड इक्वल टू वो बचेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, ड्राइव करवा दूंगा, ये बात ठीक रही। ये समझ में आया? मैं बात कर रहा था कि जेड का मैग्नीट्यूड आपने कैसे निकाला? जेड किसके बराबर होता है? हाँ जी, जेड जेड किसके बराबर होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, यहां स्क्वायर कर दो ना, तो उससे जेड स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर के। समझ में आया? ये भी फॉर्मेट गिवन हो सकता है पेपर में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको जेड इंपिडेंस पूछा था, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आंसर लिखा हुआ है सिर्फ जेड का मैग्नीट्यूड है। क्या है? अगर पेपर में ये बोल देता कि इंपिडेंस का एंगल बताओ, तो पता क्या बता दे? टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। क्या बनता है इसका? अरे इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट। हमेशा ही तो बताया है मैंने ये फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। तो इसके साथ यहाँ फॉर्मूला लिखा जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का ड्राइव मैं कर दूंगा। मुझे ये बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये बताइए, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, क्या ये क्लास में नहीं करवाए गए? इम्पीडेंस बताया, एडमिटेंस बताया मैंने, प्रूफ और क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले बताए, राइट? कुछ चीजें अगर ड्राइव नहीं हुई तो सेटिस्फेक्शन के लिए वो ड्राइव की जा सकती है, लेकिन ऐसा उनकी जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी मैंने कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत कुछ हद तक आपने कर लिया। ठीक है, तो अगर ये पेपर में जाने से पहले आपने 5 मॉडल टेस्ट पेपर भी अच्छे से कर लिए, तो आपको टेक्निकल में अच्छी खासी आपकी कमांड बननी चाहिए। समझ में आया? पर ये 500, एक पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो ये 500 क्वेश्चन होने चाहिए, और लर्निंग होनी चाहिए, ऐसा कि नहीं आपने इसको क्रैम कर लिया। ठीक है, चलो देख लेते हैं आगे। ये हो गया, इसका एंगल भी बता दिया और मैग्नीट्यूड भी बता दिया। 13 देख लेते हैं। तो मैं अभी सिंपल सी बात करूंगा 13 क्वेश्चन में, तो आप मुझे बताइए 13 का क्या आंसर होगा। मैंने सब सिखाया आपको। आरएल सर्किट पे फेज डिफरेंस की बात, क्योंकि अभी भी मैं 2 मिनट पहले बात कर रहा था फेज की। फेज क्या होता है? टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट रियल, उसी की बात कर रहा है। आरएल सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस फाइव बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट विल इंक्रीज इफ, कब फेज डिफरेंस इंक्रीज करेगा? आरएल सीरीज सर्किट। स्टूडेंट, आरएल सीरीज सर्किट, अभी अभी 2 मिनट पहले आपने आरएलसी सीरीज सर्किट देखा था। आरएलसी सीरीज सर्किट का आप एक बार फॉर्मूला लिखिए, आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्स, यही होता है। तो आप इसको आरएल बोल रहे हो, तो आरएल बोल रहे हो तो एक्सी हटा दो। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या बन जाए? आर प्लस जे एक्सएल बचा। किसकी बात कर रहा है? इसके एंगल की। तो एंगल क्या बनेगा इसका? टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। तक मैं करता हूँ, ये फाइल चेंज चली जाती है। ठीक है, एक सेकंड, हैवी फाइल है इसकी ये भी, एक सेकंड बस। तो ये टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर बनेगी भाई। क्या बनेगी? टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर बनेगी। अब बस मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, फाइव कैसे चेंज होगा। देखिए इधर, हाँ जी, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? ये मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने फेज डिफरेंस की बात की थी। ठीक है, जस्ट वेट। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। अब ये क्या कह रहा है? फाइव हमारा इंक्रीज करे, क्या करें? इंक्रीज करे। अगर फाइव हमारा इंक्रीज कर रहा है तो आर को भी डिक्रीज होना पड़ेगा, यस और नो? कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो जाता है जब बार बार फाइल ऐसे करती है। एक सेकेंड,
फेज डिफरेंस हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्या करना है, पाई बढ़ाना चाहते हो तो देखते हैं आर का क्या करें। आर इंक्रीज, आर इंक्रीज करोगे नहीं, आर डिक्रीज करना होता तब फाई इंक्रीज होता, क्योंकि फाई और आर किस में आ रहे हैं, इनवर्स में आ रहे हैं, गलत है ये। एक्सेल डिक्रीज, अगर एक्सेल डिक्रीज करोगे तो फाई भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, ये भी नहीं है इसका आंसर। लास्ट वाला ट्राई करें, एक्सेल इंक्रीज, एक्सेल अगर इंक्रीज कर रहा है तो फाई भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि फाई और एक्सेल आपस में डायरेक्ट रिलेशन में आ रहे हैं। तो सी वाला भी हट जाएगा, आर और एक्सेल बोथ आर डिक्रीज, ये भी नहीं बनेगा, या बन सकता है। सी में देखना, सी सी, आर डिक्रीज, आर डिक्रीज हो रहा है, ये भी तो बन रहा है, पर एक्सेल डिक्रीज नहीं, एक्सेल इंक्रीज होना चाहिए, उस हिसाब से गया ये ऑप्शन। एक्सेल इंक्रीज होना चाहिए था ना, क्योंकि एक्सेल ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, तो इसका एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, एक्सेल और फाई, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सेल बाई आर है फॉर्मूले में, और एक्सेल और फाई आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर फाई बढ़ाना चाहते हो तो एक्सेल भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन ही सिर्फ हमें मिल रहा है क्लियर कट, ऑप्शन डी में। किसमें मिल रहा है, ऑप्शन डी। क्या समझ में आया। हाँ जी स्टूडेंट्स, 14 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप देख लेना इसको। 15 स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन बहुत बार करवा दिया गया। आप 15 क्वेश्चन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट वाला क्वेश्चन है, सोल्व करें, स्क्रीनशॉट लें, उसको करके ला आप लाएंगे, राइट। 15 क्वेश्चन, फिफ्टीन। 15 क्वेश्चन में आपको पावर कंज्यूम बतानी है, क्या बतानी है, पावर कंज्यूम बतानी है 15 क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो क्या कर पाओगे, एक तो आरएल सर्किट का, आरएल सर्किट जो आपको आरएल दिख रहा है उसमें एक तो जेड निकाल लेना, इसका क्या निकाल लेना, जेड निकाल लेना, और ये एक्सी है, कैपेसिटर, कैपेसिटर की बनाई, एक्सी की वैल्यू 4 ओम है, ठीक है। तो ये तो 4 ओम है, एक्सी की वैल्यू है, ये कितना आएगा जेड इसका, 3 + 4 जे, 3 + 4 जे कितना होता है, 5, कितना होता है, 5, ठीक है। तो आई वन की क्या वैल्यू बनेगी, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा इस पे, सप्लाई कितनी है यहाँ पर 100 वोल्ट, यहाँ पर भी कितनी आएगी 100 वोल्ट, पैरेलल है, तो 100 वोल्ट बन रही है आपकी इस ब्रांच में जिसमें 5 ओम रेजिस्टेंस आया, तो 20/5 कितना हो जाएगा, सॉरी 100/5 कितना हो जाएगा, अरे 100 है ना, तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर, कितना 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, सर्किट देखो ना, तो देखो फिर से देखो, हमें क्या पावर कंज्यूम बतानी है ना, यहाँ कितनी वोल्टेज है 100, अरे यहाँ इस पॉइंट पे 100 है तो यहाँ पर भी 100 होगी, शॉर्ट सर्किट पॉइंट है। अब इस ब्रांच में करंट कितना फ्लो कर रहा है, जेड कितना है 5 ओम, 3 + 4 जे, तो आई इस ब्रांच का करंट कितना बना 100/5, कितना हुआ 20 एम्पियर करंट है, किसने। अब मुझे ये बताइए इस ब्रांच से ही पावर निकाल लेते हैं, क्यों, क्योंकि एक बात मुझे बताइए, यहां पर जो जो ऑप्शन लिखा है वो वाट में है, किसमें, और वाट कहाँ कंज्यूम होता है, ना तो इंडक्टर में होता है ना कैपेसिटर में होता है, तो हमें जिस ब्रांच में आर है उसी में पावर निकालनी है, तो उस ब्रांच में जहां पर आर है वहां पर करंट कितना बह रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, क्योंकि हमें रियल पावर निकालनी है, रेजिस्टेंस की पावर हमेशा वाट वाली पावर होती है, तो ये इसका 20 का स्क्वायर इंटू 3 आप करेंगे तो कितना बनेगा 400, 400 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1200, 1200 वोट ये आंसर आ रहा है। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाए होंगे अपने दिमाग में, समझ में आया।
ये जो सेंटर वाली ब्रांच लगी हुई है इसका करंट निकालो और इसी का करंट आई स्क्वायर इंटू आर कर दो। बाकी ये 4 ओम लेने की जरूरत नहीं है, ये एक्सल और एक्सी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तो रिएक्टिव पावर है, उसका यूनिट क्या होता है? वायर होता है। क्या होता है? और हमें तो वाट में आंसर चाहिए था, किसमें चाहिए था? रेजिस्टेंस ऑलवेज कंज्यूम द एक्टिव पावर, जिसका यूनिट वॉट होता है। क्या होता है? वोट। आया समझ में ये क्वेश्चन? अगर 1% भी डाउट है, देखो मैं ये बता दूं, क्लास में क्वेश्चन करवाने इंपॉर्टेंट है, थ्योरी क्लास में। मैंने इसलिए बोला था कि अपकमिंग क्लासेस आपकी एमसीक्यू की होने वाली हैं, तो उसको सीरियसली अटेंड करें। और जहां पर भी डाउट है, लाइव वाले बच्चों मुझे डाउट कमेंट में मुझे डाउट अपने लिखते रहे, राइट? इसी तरह से आपकी रिविजन पॉसिबल है। चलिए, थ्री फेज वाले नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक काम करें, आप एक काम करें, इससे पहले हम नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को शुरू करें। 32 नोट करो, 32 का स्क्रीनशॉट लो। 32 आज करवाया था ना ब्रिज का क्वेश्चन, फिर से आ गया। 32 फिर से आ गया ना। अननोन रेजिस्टेंस एक्स पहले वाले में भी तो किया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था स्टार्ट में क्लास में, वो तो करा दिया। 33 नोट करो। एक फर्स्ट क्वेश्चन भी नोट करवाया मैंने आपको, आर इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, 33 भी नोट करो। 34 नोट करो, थेवेनिन थ्योरम का क्वेश्चन है। थेवेनिन नोटन दोनों क्लास में करवा दी गई। ठीक है, 35 नोट करो। पावर सप्लाई बतानी है बैटरी से कितनी पावर निकली। टेलीग्राम में सेंड करने आप लोगों ने ये क्वेश्चन सोल्व करके। ठीक है, इट्स योर असाइनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो सब्जेक्टिव क्लास के वाला बच्चा बैठा है या ऑब्जेक्टिव वाला, ट्राई करा होना चाहिए। ठीक है, आगे ठीक है। 39 ट्राई करना है। सी इक्विवेलेंट का मैंने फॉर्मूला बताया था पैरेलल सीरीज का। ठीक है, बहुत इलेक्ट्रिकल सर्किट के क्वेश्चन हो चुके हैं। हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं करने, एडी पर मीटर किसका यूनिट होता है, कल बताया था, एम्पियर पर मीटर वाला ही तो है ये। ठीक है, ये टाइम वेस्ट है अब हमारा करना है, क्योंकि अब कोई लो लेवल इतना भी लो नहीं रखना है कि आप जब न्यूमेरिकल कर रहे हो तो अभी भी आप यूनिट वाले क्वेश्चन ट्राई करो। ये थ्योरी है, समझा दिया, हो जाएगा। ठीक है, हाँ बीच बीच में ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, बहुत लो लेवल के। अब मैं मॉडरेट से हाई लेवल में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 45 भी नोट कर लो, 45 भी नोट कर लो। और ये स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा था कि सर क्वालिटी फैक्टर पैरेलल का और सीरीज का सेम होता है क्या? मैं आपको बता दूं, यहां पर वो सेम नहीं होता। ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं क्वालिटी फैक्टर। देखिए, छोटा सा बताता हूं क्वालिटी फैक्टर का आरएलसी की टर्म में फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, क्या क्वालिटी फैक्टर होता है? आर बाई ओमेगा एल बाई आर। क्या होता है? ठीक है जी, अगर ओमेगा को आप ओमेगा आर रख दो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बना दो, तो ऐसे बन जाएगा। यस और नो? ओमेगा आर किसके बराबर होता है? 1/√LC। किसके बराबर होता है? अरे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC कब करेंगे? जब एफ आर की वैल्यू बताएंगे। लेकिन हमें ओमेगा आर की बता रहे हैं, और एल बाई आर। तो ऊपर वाले एल को आप ऐसे लिख लो, रूट एल लिख सकते हो। एक रूट एल से एक रूट एल कट गया, तो ये बचा, ये सी है भाई स्टूडेंट्स, ये सी है। तो ये बना 3 ही है, क्या ही आर ही है, ठीक तो है, आर ही तो है ही। ठीक है, ये बना 1/r, ऊपर एक एल बचा हुआ है, एक सी। ये क्वालिटी फैक्टर आ गया किसका? आरएलसी सीरीज सर्किट का। किसका? आरएलसी कंपोनेंट की टर्म में। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आरएलसी सीरीज का क्वालिटी फैक्टर 1/r√L/C आया, ये सीरीज सर्किट का है, तो पैरेलल का पता क्या आएगा? इसका अपोजिट, रेसिप्रोकल। तो आर का अपोजिट आर ऊपर, 1 नीचे, सी ऊपर और एल नीचे। क्वालिटी फैक्टर सीरीज का पैरेलल से अलग आएगा। क्या आएगा? तो अगर आप इसमें देखना चाहोगे, ऑप्शन मिल जाएगा पैरेलल का। आपको समझ में आया? रेफरेंस चेंज है भाई। क्या चेंज है? रेफरेंस चेंज है। नेक्स्ट क्लास आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल प्रूफ। समझ में आया? लेकिन याद रखना, सेम मत कराना, क्योंकि अभी देखा आपने आंसर, देखो मैं अगर मैं इसको सीरीज वाला ही मान के देखूंगा तो आंसर ही नहीं मिलेगा मुझे, और मिल गया तो गलत है। मिल गया तो, क्योंकि ठीक क्या है, इसका अपोजिट करना है। क्या करना है? अपोजिट करना है, तो अपोजिट में आंसर मिलेगा। हमें जाके चेक करो आंसर, आंसर क्या मिल रहा है। हमें देख रहा है कि सीरीज और पैरेलल का सेम आंसर मिल रहा है क्या, चेक कर लीजिए। क्या कह रहे हो? हाँ, ओमेगा सी। ओमेगा सी क्यों? ओमेगा नहीं, एक्चुअली नहीं, दोनों फॉर्मूले हैं। देखो, जब आरएल सर्किट होता है हमारे पास सीरीज वाला,
तो फॉर्मूला होता है ओमेगा एल बाई आर क्वालिटी फैक्टर का। जब आरसी सर्किट होता है तो फॉर्मूला होता है एक्सी बाई आर, तो वो बनेगा 1/ω/CR। क्या बनेगा फॉर्मूला? तो चाहे आप 1/ω/CR से निकाल लेते तब भी इसका आंसर यही आता। एक्चुअली देखो मैं आपको बात बताता हूं, सर्किट या आरएलसी हो, सर्किट या आरएल हो या आरसी हो, एक्चुअल में पूरे आरएलसी का तो आरएलसी के टर्म में या तो ये फॉर्मूला बनेगा या ये बनेगा। अब एल और सी में आरएलसी सर्किट में आपको ये देखना पड़ेगा कि सर्किट का डोमिनेटिंग नेचर क्या है। या तो एक्सएल बराबर एक्सी होगी, तब तो प्योर रजिस्टिव सर्किट हो गया, तो उस टाइम तो क्वालिटी फैक्टर उसका प्योर रजिस्टिव सर्किट के हिसाब से आएगा। अब आर एक्सएल एक्सी में अगर एक्सएल ज्यादा हुआ तो आरएल सर्किट बन गया। क्या बन गया वो? क्योंकि एक्सएल 20 है और एक्सी 10 है, तो एक्सएल का 20 10 लेवल पे आ जाएगा और एक्सी को फिनिश कर देगा, तो वो आरएल सर्किट बन गया। बन गया। अगर वो आरसी सर्किट बन रहा है तो मतलब एक्सी पार्ट ज्यादा है, एक्सएल पार्ट कम है, समझ में आया? तो वो आरसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बनेगा। कुछ समझ रहे हो? तीन ही केस बन सकते हैं, या तो एक्सएल एक्सी बराबर होगा, या एक्सएल ज्यादा होगा, या एक्सी ज्यादा होगा, और इससे ज्यादा क्या केस बनेगा? समझ में आया? तो आप इस क्वेश्चन का आप इसके हिसाब से आंसर निकालें, R/1 और C/L, R/N C/L। लुक हियर 1/R आ रहा है, ये तो नन ऑफ दीज आएगा आंसर। क्या आएगा? हाँ तो पहले का पूछा है ना, पहले का पूछा है ना, तो R/R इंटू C/L आना चाहिए, तो कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है। R इंटू ये जो दे रखा है ना, ये 1/R L/C, ये सीरीज का है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ये है तो है फॉर्मूला, पर सीरीज वाले किसका है? नेक्स्ट टाइम क्लास आई विल प्रोवाइड यू द क्वालिटी फैक्टर कॉन्टेक्ट। मैंने नोट कर ली बात ही। तो बताइए